हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था अधिगम यानी कि लर्निंग, और मैंने यहाँ पे लर्निंग के बारे में आपको सब कुछ बताया था कि अधिगम क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं। मैंने बेसिकली आपको 2 और 3 पॉइंट्स मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इफेक्ट करता है, वो प्रभावित करता है बच्चों के लर्निंग को, कि बच्चे की लर्निंग अगर हो रही है तो वो कैसे हो रही है उसको इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, और आज के क्लास में मैं आपको यही जो फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में मैं आपको सारे डिटेल से बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मीन्स जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को लेकर वो कुछ कारक हो सकते हैं जो बच्चे के अंदर ही होते हैं, वो कारक जो उनको उसकी लर्निंग पर इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स टीचर्स से रिलेटेड होते हैं, जो टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टीचर्स की विशेषताएं होती है, वो बच्चों को लर्निंग पर इफेक्ट कर रहे होती हैं। साथ ही में कुछ इन्वायरमेंट का असर पड़ता है कि जैसा इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है वो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो चलिए वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं इसके बारे में आपको आज 1 बाय 1 बताने वाली हूँ, और पूरा मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन भी करूँगी साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, फैक्टर्स में वो कौन कौन से चीजें हैं जो बच्चे के लर्निंग को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स स्पष्ट रूप से, और इनडायरेक्टली मीन्स स्पष्ट और सीधा असर न करके, लेकिन थोड़ा बहुत असर वो कहीं ना कहीं से करते ही हैं वो कारक। तो कौन कौन से कारक हैं? सबसे फर्स्ट मैंने हेडिंग लिखा है विद्यार्थी से संबंधित कारक, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो खुद ही चाइल्ड से रिलेटेड हो। चाइल्ड मीन्स स्टूडेंट से यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चा है उसकी लर्निंग हो रही है, वो खुद के उसके फैक्टर्स होते हैं जो उसकी लर्निंग पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं विद्यार्थी से रिलेटेड जो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है सीखने की इच्छा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो सीखने की इच्छा, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का मन ही नहीं है सीखने का, बच्चे के मन में है आज संडे है और संडे को पहले शक्तिमान आता था, आप लोग भी देखते होंगे शक्तिमान, सबने देखा होगा, जो भी बचपन में रहा होगा उस टाइम पर सारे बच्चों का फेवरेट शक्तिमान हुआ करता था। तो आज तो शक्तिमान नहीं आता है, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। आजकल तो बहुत सारे स्पाइडरमैन और क्या क्या आ गए हैं। तो अगर बच्चे को मन है अभी स्पाइडरमैन देखने का, बच्चा पूरी तरह से उसके मन में सिर्फ स्पाइडरमैन ही चल रहा है कि मुझे तो आज स्पाइडरमैन ही देखना है, और आप उसे चल दिए पढ़ाने कि नहीं मैं तो अभी बच्चे को पढ़ाऊंगी। अब बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है? बच्चे का इंटरेस्ट है स्पाइडरमैन देखने का, लेकिन आप उसे जबरदस्ती फोर्सफुली बैठा रहे हो पढ़ाने के लिए, तो क्या वहाँ पर बच्चे की लर्निंग होगी? बच्चे का अधिगम क्या वहाँ पर हो पाएगा? नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम। जहाँ तक बच्चे का अधिगम होना चाहिए था, जहाँ तक बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए थी, उस लेवल तक बच्चे की लर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है अभी पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट है स्पाइडरमैन देखने में, वो स्पाइडरमैन के बारे में सोच रहा है। आप उसे यहाँ पर भले कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन उसका मन कहाँ? उसका मन तो स्पाइडरमैन में अटका हुआ है, या फिर उसे समोसा नजर आ रहे हैं कि हाँ वहाँ पर मुझे जाना था, समोसे खाना था, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती कोई मुझे पढ़ा रहा है। तो बच्चे को कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, उसका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है पढ़ने में, तो कितना वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी होगा तो वो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ाएगा लेकिन लर्निंग जहाँ तक होनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं होगी। अगर 90% अगर इसका लर्निंग होनी थी तो वहाँ पर वो 35 या मुश्किल से 25% हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स होता है बच्चे से रिलेटेड कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसका लर्निंग नहीं हो पाएगी, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो कैसा भी टीचर रहेगा, मतलब जो पढ़ाने लायक हो टीचर, वो अगर बच्चे अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, सीखने की इच्छा। अब सेकंड है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता मीन्स उसके एजुकेशनल एबिलिटी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। अगर बच्चा क्लास सेकंड का है, क्लास सेकंड का बच्चा है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसे दे रहे हो क्लास फोर्थ का सम उसे आप करवा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। साथ ही में अब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शार्प माइंड के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को जल्दी तरह से सीख लेते हैं, वो ईजिली सीख लेते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फैक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर ही, खुद
स्टूडेंट्स पर ये फैक्टर डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसका माइंड अगर शार्प रहेगा तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेगा। अगर उसका माइंड इतना शार्प नहीं है, एवरेज है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा सीखने में। और अगर उसका IQ जो बहुत ज़्यादा वीक है, 40 है, तो वो क्या करेगा, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टीचर बार बार रिपीट करेगा, तब जाकर बच्चे को समझ में आएगा बात और उसकी लर्निंग हो गई। तो ये फर्स्ट फैक्टर्स में बताया था कि इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि, और सेकंड हो गया एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल कैपेसिटी बच्चे की क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसका IQ कैसा है। तो ये सेकंड हो गया शैक्षिक योग्यता। जिस बच्चे की बुद्धि तीव्र रहेगी, शार्प रहेगी, वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। जिसकी कमजोर रहेगी IQ, वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा सीखने में। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। सेकंड है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर, इसका मतलब होता है एस्पिरेशन का लेवल। एस्पिरेशन क्या होता है, जैसे आप अगर जाते हो क्लास में, आप देखते होगे, या फिर क्लास में भी आप नहीं भी पढ़ाते होगे, स्टूडेंट हुआ तो भी आप देखते होगे कि जब आपके टाइम में, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, तो आपके क्लास में कुछ बच्चे क्या होते थे, टेस्ट होता था, कुछ बच्चों का 20 आउट ऑफ 12 भी आ गया, 15 भी आ गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो कि अरे वाह, मेरे तो 15 मार्क्स आ गए 20 में से। और वही पर कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका अगर 19 मार्क्स आ गया 20 में, फिर भी वो दुखी रहेंगे, मेरा तो 1 मार्क्स कट गया। उन्होंने 90 मार्क्स गेन किया, इसकी खुशी उन्हें नहीं होती, उससे ज़्यादा उन्हें दुख होता है कि उनका 1 मार्क्स कट गया, कहाँ कट गया। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बच्चों की एस्पिरेशंस होती है, आकांक्षा होती है बच्चों की। कुछ बच्चों की आकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1 नंबर कटने पर भी क्या होता है, खुश नहीं होते हैं कि मेरा 19 मार्क्स आकर भी खुश नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो 15 पा कर भी उन्हें लगता है कि क्या कर लिया उन्होंने, कितना बड़ा महान काम कर दिया उन्होंने, वो फिर भी बहुत खुश होते हैं। तो ये बच्चों की आकांक्षा का स्तर होता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा क्लास में सबसे आगे रहूं, तो उसके लिए मेहनत करते हैं खुद से कि मुझे क्लास में टॉपर ही बनना है। और कुछ बच्चों की आकांक्षा नहीं रहती है, यानी कि वो सिर्फ जाते हैं, चलो हो गया, टेस्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ बच्चे होते हैं जो टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं कि नहीं, उनके लिए वो टेस्ट सब कुछ है, उन्हें फर्स्ट आना ही क्लास में, टॉपर बनना ही है क्लास में। तो ये क्या होता है, ये बच्चों में आकांक्षा का जो अंतर होता है, एस्पिरेशंस के उनके डिफरेंस होते हैं हर बच्चे के, ये भी इफेक्ट करता है हमारे लर्निंग को। अब जिन बच्चों की एस्पिरेशंस ज़्यादा रहेंगी, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, वो क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जो बच्चों में एस्पिरेशन की कमी है, उनकी उतनी आकांक्षाएं नहीं है बच्चों की, तो वहाँ पर लर्निंग क्या होती है, कम होती है, वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं स्टडीज़ में और उनका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन होता है। तो ये हो गया आकांक्षा का स्तर, ये फैक्टर भी बच्चों के लर्निंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बुद्धि। अब बुद्धि जैसे मैंने बताया था कि जो बच्चे शार्प माइंडेड रहेंगे वो जल्दी सीखेंगे, और जिन बच्चों की बुद्धि कम होगी, IQ कम होगा, वो चीज़ों को समझने में टाइम लगाएंगे, ये वही वाली बात है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिति। संवेगात्मक स्थिति मीन्स अब बच्चे की इमोशनल क्या स्टेबिलिटी, इमोशनल उसकी कंडीशन क्या है बच्चे की। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा, लेकिन अब क्या हुआ, मान लीजिए उसका बर्थडे है, उस दिन, और उसने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि हाँ हम तो चलेंगे, यहाँ पर पार्टी करेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। उसने बहुत सारे पुलिंदे बांध दिए हैं कि हाँ मेरा बर्थडे है कल और मैं आप लोग को ले चलूँगा, पार्टी दूंगा। अब बर्थडे वाले दिन क्या होता है कि वो अपनी मदर या फादर के पास जाता है पैसे लेने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट है तो उसके पास खुद से पैसे रहेंगे नहीं, अगर उसको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है तो क्या करे, अपने मदर अपने फादर किसी से भी लेगा। मान लीजिए बर्थडे वाले मॉर्निंग में वो जाता है अपने फादर या मदर से पैसे मांगता है कि मुझे अपने दोस्तों को पार्टी करनी है, और वहाँ पर पापा क्या किए, पापा बोल दिए कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है, ये लो 50 रुपये, जाओ अपने फ्रेंड्स को समोसे वोसे खिलाओ, बस काम खत्म करो, इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कोई, बस जाओ समोसे वगैरह खिला दो, टॉफ़ी वगैरह खिला दो, बस हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो अब बच्चा क्या हुआ, बच्चा यहाँ पर इमोशनल, बच्चा बहुत दुखी हो गया कि नहीं, मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मैं पार्टी करेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, और यहाँ पर पापा क्या कह रहे हैं कि समोसे खिला दो, चॉकलेट्स खिला दो। तो बच्चे का इमोशनल वहाँ पर, वो बच्चा एकदम इमोशनली हिल चुका है। अब क्या हुआ, बच्चा उस दिन स्कूल गया, वो दुखी है, वो उसका हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी। अब वहाँ पर आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, उसकी फेवरेट टीचर भी आ जाए और वो पढ़ाए, तो उस दिन बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि बच्चे की इमोशनल स्थिति जो है उस टाइम पर, संवेगात्मक स्थिति सही नहीं है, बच्चे का मन नहीं कर रहा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि उसकी इमोशनल स्थिति सही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है बच्चे की संवेगात्मक स्थिति कैसी है, ये भी इफेक्ट करता है लर्निंग को। अगर वो संवेगात्मक रूप से बहुत अच्छा है, उस दिन बहुत हैप्पी है,
तो चीज़ों को समझेगा, उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर उसकी संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं है, उसका उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसी घटना हो गई है जिससे उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी खराब चल रही है, तो क्या होगा, उस दिन उसकी लर्निंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे स्टूडेंट से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया? तो वो फैक्टर्स हैं सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट, सेकंड है शैक्षिक योग्यता, फिर है आकांक्षा का स्तर यानी कि एस्पिरेशन का लेवल, फिर है बुद्धि, उसकी IQ और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये थे फैक्टर्स जो एक स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं उसके लर्निंग को। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट है पॉइंट अध्यापक से संबंधित कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स। ऐसे कारक जो ऐसे फैक्टर्स हो जो टीचर्स के रिलेटेड हो, कि जो टीचर्स के फैक्टर्स ऐसे कुछ जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अध्यापक से संबंधित हैं फैक्टर्स कुछ? तो वो सबसे पहले विषय का ज्ञान, यानी कि अब जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। अगर टीचर को सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो क्या करेगा, बच्चों को, वो टीचर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वह उसको कौन से टॉपिक को कहाँ पर ऐड करना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में अब बॉड मास होता है, आपको पता होगा, उसको हम और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एडिशन है तो एडिशन में सिंपल एडिशन हो गया, फिर कैरी वाला एडिशन कैसे करते हैं, वो बच्चों को कब सिखाना है, कैसे सिखाना है, कहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, ये सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझा जाएगा। अगर टीचर को क्या होगा, जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है अगर उसकी नॉलेज उसको बहुत अच्छे तरीके से है तो टीचर भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाएगा। ये होता है फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर जो टीचर से रिलेटेड है, जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है, वो होता है सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि विषय का ज्ञान। सेकंड है अध्यापक का व्यवहार यानी कि बिहेवियर ऑफ अ टीचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अध्यापक का बिहेवियर, उसका व्यवहार। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपका बेस्ट टीचर कौन था, आपका फेवरेट टीचर कौन था आपके चाइल्डहुड में या फिर कभी भी, तो आप क्या करोगे, आप खुद से सपोज करिए आप जितने के भी जो भी फेवरेट टीचर होगा वो किस वजह से फेवरेट होगा, उसके बिहेवियर से फेवरेट होगा। हम क्यों बोलते हैं कि वो टीचर तो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि उनका बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगता था। कोई किसी का फेस देखकर या किसी का नॉलेज देखकर नहीं, उसका बिहेवियर से ही लोग बोलते हैं कि हाँ वो टीचर कोई अच्छा, मान लीजिए कोई टीचर है उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ा पाता है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा र्यूड है बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा र्यूड है, तो क्या वो आपका फेवरेट टीचर होगा? नहीं होगा। वहीं पर कोई टीचर होगा जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से बिहेव करता है, बहुत फ्रेंडली उनके साथ रहता है, तो वो क्या होगा, वो टीचर बच्चों का जल्दी फेवरेट बन जाता है। तो ये बच्चे, जो टीचर है उसका बिहेवियर कैसा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे की लर्निंग कैसे होगी। अगर टीचर फ्रेंडली है तो बच्चा उससे क्वेरी कर सकता है, बच्चा बिना निडर होकर टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर बच्चा फ्री है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग अच्छी होगी। तो ये सेकंड फैक्टर था कि अध्यापक से संबंधित कारक में कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, ये भी डिपेंड करेगा, आपका लर्निंग के इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मीन्स टीचिंग मेथड। अब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो किस मेथड से पढ़ा रहा है, ये भी इफेक्ट करेगी। मतलब कि अगर आप बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हो या फिर आप एक लेक्चर देते हो, लेक्चर आप भी देखते हो कि जब हमारे क्लास में लेक्चर्स होते थे तो मेरा तो वही है, जब कोई टीचर आकर सीधे लेक्चर देने लगता था तो नींद आने लगती है, बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चे वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मैं उसी टॉपिक को किसी एक्टिविटी के थ्रू कर रहा हूँ, सपोज नाउन टॉपिक है मेरा, नाउन पढ़ाना है मुझे और नाउन में पढ़ाने चलूँ कि सीधे मैं डिफिनेशन बताने लगूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, अब बच्चों को इसे रटना है, तो क्या यहाँ पर क्लास इंटरेस्टिंग होगी, बच्चों को मज़ा आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, यहीं पर एक एक्टिविटी करवाने लगूँ। क्या एक्टिविटी करवाने लगूँ? जैसे मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ पर कौन कौन से नाउन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि चलो बताओ यहाँ पे आपको क्लास में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब उसमें से बताओ नाउन क्या क्या है। तो बच्चे सारे बताने लगे कि हाँ ये फ़ैन है, ये लाइट है, बोर्ड है, चौक है, बुक्स हैं, बैग्स हैं। अब मैं उसमें क्या करी, मैंने नाउन्स के जो काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं उसमें से ग्रुप करवाऊंगी बच्चे को कि चलो टीम ए जो है वो मटेरियल नाउन बताएगी, टीम बी प्रॉपर नाउन बताएगी, टीम सी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएगी। अब ये क्या हुआ, यहाँ से अब बच्चे क्या करेंगे, फाइंड आउट करना होगा कि जब टीम ए का टर्म आएगा तो उसे प्रॉपर नाउन बताना होगा कि इसमें जो भी मैंने लिस्ट बनाया है इतनी सारी चीज़ों की, उनमें से प्रॉपर नाउन क्या था,
टीम भी बताएगी कि उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों का गेम भी हो रहा है और साथ साथ में पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों का इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो आप किस मेथड से पढ़ा रहे हो, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये भी इफेक्ट करेगा बच्चों के लर्निंग को। आई होप आपको समझ में आएगा कि टीचिंग का मेथड भी होगा। अगर बच्चों को अब मैं लेक्चर दे रही थी तो बच्चों को उतनी अच्छी लर्निंग नहीं हो रही थी, उतने अच्छे तरीके से बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वहीं पर मैंने एक एक्टिविटी करवा दी और एक्टिविटी के थ्रू जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये होता है टीचिंग मैथड कि टीचर की टीचिंग मैथड जो होती है वो भी इफेक्ट करती है लर्निंग पे। नेक्स्ट है सिखाने की इच्छा। अब सिखाने की इच्छा मीन्स जो टीचर है, अगर टीचर खुद ही मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाने के लिए, उसके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं है कि उसे बच्चों को पढ़ाना है, बस टीचर आए कहते हैं हाँ चलो बच्चों निकालो बैग, चलो आज ये टॉपिक खत्म करना है, बस चलो आए टीचर फटाफट क्वेश्चन कराए, रीड कराए, चलो तुम खड़े हो जाओ चिंटू रीड करो। चिंटू ने रीड किया, टीचर ने क्वेश्चन आंसर करवाया, बस फिनिश हो गया चैप्टर, कल सब लर्न करके आना। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टीचर खुद मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाने के लिए, उसका मन ही नहीं है पढ़ाने का, सिर्फ वो ज़बरदस्ती का आया क्लास में, अपना सिलेबस कंप्लीट किया और चला गया। और एक टीचर वही है जो फुल्ली मोटिवेटेड है पढ़ाने के लिए, उसको बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, और भी टीचर क्या कर रहा है बहुत इंटरेस्ट के साथ, खुद भी मोटिवेटेड है और बाकी के बच्चों को भी मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। तो ये भी इफेक्ट करेगा बच्चों की लर्निंग पर कि जो टीचर पढ़ाने वाला है वो खुद कितना मोटिवेटेड है, टीचर को कितना मन है पढ़ाने का। अगर टीचर मन से पढ़ाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा पढ़ाएगा, अगर ज़बरदस्ती पढ़ाएगा बिना मन के तो क्या करेगा, वो बिना मन जैसा ही काम करेगा, तो वहाँ पर बच्चों की लर्निंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, सिखाने की इच्छा। अब नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल एडजस्टमेंट, यानी कि जो टीचर है, मान लीजिए आपके कोई टीचर है, अब उनके घर में कुछ ऐसे सीन्स चल रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है उनके घर में कि जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रही है उस टाइम पर। तो अब वो टीचर जो खुद अब मेंटली वो डिप्रेस्ड है अभी, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, वो पढ़ाएंगे क्योंकि उनकी उनकी जॉब है, उनकी मजबूरी है पढ़ाना, उनको आना ही पड़ेगा स्कूल में, वो आ रही है पढ़ा रही है, लेकिन वो मेंटली इतनी परेशान है कि वो पढ़ाते पढ़ाते बार बार उसी बात पर चली जा रही है, उनके माइंड में बार बार वही बात आ रही है, तो वो टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टीचर की मेंटल कंडीशन भी इफेक्ट करती है लर्निंग को। अगर टीचर मेंटली फिट नहीं है, मेंटली वो डिप्रेस्ड हैं, तो लर्निंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। और अगर वो मेंटली बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, तो वो क्या करेंगे, उस टाइम पर जो पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों की लर्निंग भी अच्छी होगी। और वैसे ही फिजिकल एडजस्टमेंट, अगर कोई टीचर बीमार है तो क्लास में अपना बेस्ट दे नहीं पाएगा, और टीचर जब अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली है कि जो लर्निंग है वो भी अच्छी नहीं होगी। और अगर वही टीचर बिल्कुल फिट एंड फाइन है फिजिकली भी और मेंटली भी, तो वो क्या करेंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चों की भी लर्निंग अच्छी होगी और टीचर भी बहुत अच्छे से अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए फैक्टर्स जो टीचर से रिलेटेड थे, जो इफेक्ट कर रहे थे हमारे लर्निंग को। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो सब्जेक्ट का नॉलेज, कि टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड है टीचर का बिहेवियर कैसा है बच्चों को, वो भी इफेक्ट करेगा हमारी लर्निंग को। टीचिंग मेथड क्या है टीचर की, टीचर कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को, वो इफेक्ट करेगा हमारे लर्निंग को। फिर सिखाने की इच्छा, कितना मन है टीचर को पढ़ाने का, वो भी इफेक्ट करेगा। मेंटल एंड फिजिकल, टीचर की तबीयत कैसी है, उसका वो मेंटल स्ट्रेस में तो नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट करेंगे हमारे लर्निंग को। अब थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड है विषय वस्तु से संबंधित कारक, यानी कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं कुछ पॉइंट्स। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं वो देखिए। तो विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर कैसा है स्टडी मटेरियल का, ये भी इफेक्ट करेगा। जीवन से संबंधित उदाहरण, यानी कि अगर आप लाइव एग्जांपल्स देते हो बच्चों को, लाइव एग्जांपल देते हो, मान लीजिए आपको फ्लावर पढ़ाना या फिर जो प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको बताना होता है कि स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब पढ़ाना होता है आपको। तो अब ये क्या करोगे, आप बच्चों को सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए कि जो प्लांट होता है उसका सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो जड़ होता है, फिर जो डंडे में जाता है वो तो उसका स्टेम, और पत्तियां तो आपको पता ही है। अगर आप ऐसे पढ़ाओगे बच्चों को तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप अगर लाइव एग्जाम्पल देते हो, सपोज आपको एक प्लांट लेकर आए और आप उसे क्लास में शो कर रहे हो, ये देखो बच्चों ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये आपका रूट हो गया, और ये जो रूट से कनेक्टेड है एक मोटा पार्ट जो प्लांट का, वो हो गया हमारा स्टेम। और स्टेम में ये नोड्स होते हैं, जहाँ से ये स्टेम्स निकले छोटे छोटे, ये नोड्स हैं, और जहाँ पर से लीव्स कनेक्टेड है। फिर लीव्स हैं, जो लीव्स क्या करती है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब आप अगर ऐसे पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो ये लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर लर्निंग क्या होगी, अच्छी तरीके से होगी, बच्चों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जो बच्चे चीज़ें देख कर करते हैं वो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। नेक्स्ट है
पूर्व अधिगम, अब बच्चों को पहले का नॉलेज कैसा है वो भी इफेक्ट करेगा किसी चीज़ को लेकर। फिर है विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर। विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर यानी कि एक बच्चा है तो उसका ज़रूरी नहीं कि अगर उसका साइंस स्ट्रांग है तो उसका मैथ्स भी स्ट्रांग हो, अगर उसकी ज्योग्राफी अच्छी है तो हिस्ट्री भी अच्छी हो। ये बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही बच्चा किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग भी हो सकता है और अनदर सब्जेक्ट में वीक भी हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है, तो ये भी इफेक्ट करता है लर्निंग पे कि जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो ये था सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अब नेक्स्ट है वातावरण से संबंधित कारक, यानी कि जो फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पर आप रह रहे हो। जैसे आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, आप घर पे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पर क्या हो रहा है, आसपास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो क्या उस शोर शराबे में आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे आप अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर वो शोर शराबा हो रहा है तो आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बेस्ट देती हूँ कि आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होगे तो वहाँ पर देखते होगे जब कोई फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन अगर चलने लगे 26 जनवरी की, या फिर अभी लेटेस्ट अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त की प्रिपरेशन अगर चल रही हो स्कूल में तो क्या होता है, टीचर भले ही आपको रूम में बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैठाए रहे कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना, उधर ध्यान नहीं दो, लेकिन आगे करो, पढ़ रहे हो, अचानक से आपके साउंड में, आपके कान में साउंड आता है मेरे देश की धरती, तो क्या होता है, आप नहीं चाहते भी आप सबका ध्यान जाता है उधर उस सॉन्ग की तरफ ही और आप चाहते हो कि मैं देख लूँ कैसे डांस हो रहा है, क्या रिहर्सल हो रहा है। आपके माइंड में आप चाहते हो कि विंडो से बाहर आप झांकते हो बार बार कि थोड़ा सा दिख जाए क्या हो रहा है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है पर आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, आपका माइंड जा रहा है रिहर्सल्स की ओर कि वहाँ पर कैसे बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है। तो ये इफेक्ट होता है भौतिक वातावरण का। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण मीन्स आपकी फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली में सब हैप्पीली रहते हैं, कैसे रिलेशन है आपके मदर फादर के, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपका कैसा रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं लर्निंग को। नेक्स्ट है सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण। वही चीज़ सोसाइटी और कैसे आप रह रहे हैं, आपके आसपास में कैसे लोग हैं, वो सब डिपेंड करता है। उचित सामग्री व सुविधाएं। अब जो आपको स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है वो स्टडी मटेरियल्स अगर आपको मिल रही हैं तो आप डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे। आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अच्छी तो भी आपको इफेक्ट करने वाली हैं। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स, जो कौन कौन से फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। विद्यार्थियों से संबंधित कारक, फिर टीचर से रिलेटेड, फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और ये अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये हो गया इतनी बातें। अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, यानी कि टीचिंग मैथड्स। जो कौन कौन से अच्छी टीचिंग मैथड्स होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए अब क्या विधियाँ क्या होती हैं। विधियाँ मतलब कि कौन से तरीके, पढ़ाने के कौन से तरीके हम अपनाएं ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी तरीके हो सके, वो है। अब इसमें फर्स्ट है करके सीखना। ये सबसे बेस्ट होता है। ये जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, वो भी करके सीखने पर बल देता है। ये उसकी मुख्य विशेषता है कि प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे फोर्स करती है वो। तो करके सीखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। स्टूडेंट्स खुद करेंगे और सीखेंगे, तो ये होता है टीचिंग मेथड, करके सीखना। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, खुद से चीज़ों को करेंगे और उससे सीखेंगे। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना। पहले शिक्षक फिर बाद में बच्चा। अब अनुकरण द्वारा शिक्षा, अनुकरण मतलब क्या होता है, किसी को कॉपी करना। मीन्स पहले टीचर करेगा कोई चीज़ और उसके पीछे से फिर स्टूडेंट्स करेंगे वो सेम चीज़ को, यानी कि बच्चे ऑब्जर्व करेंगे टीचर को कि टीचर कैसे कर रहे हैं और फिर बच्चे करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं अनुकरण द्वारा शिक्षा। तो ये एक अच्छा मेथड है टीचिंग का। नेक्स्ट निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना मीन्स वही ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपको फ्लावर पढ़ाना है तो आप फ्लावर लेकर आओगे, फ्लावर के बारे में अब उसके पार्ट्स आप बच्चों को क्लास में दिखाओगे कि ये फ्लावर है, देखो ये इसका पेटल, ये इसका सेपल्स हैं। अब इसमें नीचे आप दिखाओगे कि इसमें कौन कौन से अलग अलग कैसे पॉलन ग्रेन्स हैं। ये सारी चीज़ें आप फ्लावर के थ्रू बच्चों को दिखाओगे, तो बच्चे वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बच्चे यहाँ पर निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है। नेक्स्ट है जैसे ये परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना मीन्स जो आपको लैब्स में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जैसे मैथ्स और साइंस में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, वही चीज़ आपको
क्लास में टीचर थ्योरी में पढ़ा रही होती है तो आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप जब लैब में जाते हो और लैब में केमिकल रिएक्शंस करते हो, टेस्ट ट्यूब में आप एसिड, लिटमस पेपर पे आप एसिड और बेस चेक करते हो, तो आप ऐसे कितना भी लर्न करते हो कि हाँ आप किस पर क्या डालते हो तो ब्लू हो जाता है, बेस रहेगा तो रेड हो जाएगा, आप कितना भी रटते हो बार बार कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब उन चीज़ों को आप लिटमस पेपर पे खुद से टेस्ट कर लेते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि परीक्षण के द्वारा सीखना भी एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। तो परीक्षण द्वारा सीखना एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना मीन्स जब आप ग्रुप में करवाते हैं बच्चों को, आपने बच्चों को क्या किया, कुछ एक काम दे दिया और बोला कि इसे ग्रुप में आप लोग करो। अब बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में उस काम को करेंगे तो हर बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा और वो क्या होगा, ग्रुप में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। कोई भी जब सेम एज के बच्चे रहेंगे, बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और जब 5-6 बच्चे एक साथ मिलकर कोई वर्क करेंगे तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली कर पाएंगे। और जिन बच्चों का IQ कम भी था वो भी देखेंगे क्या कह रहे हैं, सामने वाला बच्चा ऐसे कर रहा है तो उसका भी IQ इंक्रीज होगा, उसकी भी क्रिएटिविटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। नेक्स्ट है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है कि बच्चा सहनशील, सहयोग व सहानुभूति सीखता है। प्रोजेक्ट विधि भी आप क्या करते हो, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देते हो कि बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट है, आपको ये करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट भी बच्चे ग्रुप में करेंगे और ग्रुप में करेंगे तो उससे उनके अंदर क्या आती है, सेल्फ हेल्प करने की उनकी बनती आदत। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को लेकर इमोशनल होते हैं, बच्चों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके अंदर सहानुभूति आती है एक दूसरे के लिए। तो ये क्या होता है, इससे भी ये एक अच्छा मेथड है टीचिंग का। तो कौन कौन से मेथड्स मैंने आपको बताए, करके सीखना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, फिर अनुकरण द्वारा सीखना कि बच्चे टीचर्स को कॉपी करेंगे वहाँ पर, फिर परीक्षण करके सीखना यानी कि जैसे मैथ्स और साइंस में आप प्रैक्टिकल्स के थ्रू सीखते हो, फिर निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, जो मैंने आपको बताया फ्लावर वाला कि पहले फ्लावर ले आए, उसके अलग अलग पार्ट शो किए, फिर मैंने टीचर्स ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को आप सिखा रहे हो, ये अच्छा तरीका है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, ये भी हो गया। प्रोजेक्ट विधि से बच्चा सहनशील, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करता है और सहानुभूति उसके अंदर आती है। तो ये थे मेरी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।